नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़गांव। आज हम बीए भाग तृतीय के प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास में रूस की क्रांति के कारण की अपन ने समीक्षा की। उसके अगले टॉपिक में इस रूस की क्रांति का रूस पर और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, इतिहास की कुछ घटनाएं कालजयी होती हैं और उसी में से ये 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति भी रही। रूस की क्रांति ने न केवल रूस में आमूलचूल परिवर्तन किया, अपितु विश्व को भी इन्होंने एक नई दिशा प्रदान की। क्योंकि रूस में तत्कालीन समय जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था। इस क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम जो आया वह यह आया कि इस वंश का अंत हो गया। इस वंश के सभी व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और लेनिन की साम्राज्यवादी पार्टी का वहाँ पर आधिपत्य स्थापित हुआ। अब यहाँ पर पूंजीपति वर्ग की पूरी तरह से समाप्ति हो गई। किसान, मजदूर, श्रमिक एवं सर्वहारा वर्ग की सरकार यहाँ पर बन गई। शिक्षा के अधिकार जो अभी तक चर्च के पास थे वो भी ले लिए गए सरकार के द्वारा, और सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता थी उसकी सुनिश्चितता करने की बात कर दी और उस क्रम में उनके द्वारा काम किया गया। अब हम इनका क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कि सबसे पहले रूस के ऊपर क्या इस क्रांति का प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकले, उसकी समीक्षा अपन क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। तो पहला जो प्रभाव था, रूस में जार निकोलस द्वितीय के वंश का अंत हो गया और निरंकुश शासन समाप्त हो गया। अब वहाँ पर सत्ता जो थी वो परिवर्तित हो गई। जार निकोलस द्वितीय जो था उसका शासन अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। उसके सभी परिवार के जो सदस्य थे उनका वध हो गया। दूसरा जो था, धन के बल पर जो सरकार चल रही थी वह समाप्त हो गई। किसान और सर्वहारा वर्ग की सरकार बन गई और यहाँ पर पूंजीपतियों को अब यहाँ से हटाने का क्रम जारी कर दिया गया। उनकी संपत्तियाँ जो है वह सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई और सारा का सारा शासन तंत्र सर्वहारा वर्ग का हो गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, श्रमिकों, किसानों का शोषण समाप्त हो गया और पूंजीपतियों का सफाया। पूंजीपतियों की संपत्ति जो थी वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई और उसे सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया गया। और अभी तक जो श्रमिक थे, जो किसान थे, जो सर्वहारा वर्ग था, उसका जो शोषण हो रहा था उसे समाप्त कर दिया गया। जैसे पिछले व्याख्यान में अपन ने देखा था कि तत्कालीन समय जब जार निकोलस का शासन था तो लगभग 75% किसान व श्रमिक को दोनों वक्त की रोटी नहीं मिला करती थी। उस व्यवस्था को यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तय कर दी गई कि यह इनको प्राप्त होगी ही होगी। चौथा, सभी संपत्ति व उद्योग सरकार ने अपने हाथ में ले लिए। रोटी, कपड़ा, मकान सरकार की जिम्मेदारी बना दी गई। जितने भी उद्योग थे जो अभी तक पूंजीपतियों के हाथों में थे उनको वहाँ से हटा लिया गया और सारा का सारा उद्योग जो है वह सरकार ने अपने हाथ के अंदर ले लिया और उसकी जितने भी नियामक चीज़ें थी वह सरकार के द्वारा बनाई जाने लगी और इस रूप में बनाई जाने लगी कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वह सर्वहारा वर्ग को हो। सर्वहारा वर्ग यानी कि मजदूर, श्रमिक, किसान, ये जो भी वर्ग हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो। और सरकार ने इसी के साथ में रोटी, कपड़ा और मकान जो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जिम्मेदारी स्वयं ने ली। सरकार ने स्वयं ने ये कहा कि ये तीनों वस्तुएं प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और उसे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पांचवा जो इसका प्रभाव आया, परिणाम आया, रूसी साम्राज्य का अंत, पोलैंड, फिनलैंड, जॉर्जिया स्वतंत्र। अब जैसे ही साम्राज्यवाद की स्थिति हटी, औपनिवेशिक संस्कृति की स्थिति हटी और रूस जो था, जैसे ही वहाँ पर जार का शासन अंत हुआ तो उस समय ही यहाँ पर पोलैंड, फिनलैंड और जॉर्जिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। वो स्वतंत्र राष्ट्र बने और अपने अपनी प्रगति अपने अपने पथ पर उनके द्वारा प्रारंभ की गई। बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। शिक्षा का कार्य चर्च से छीनकर सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इस समय
सरकार ने सारा का सारा जो शिक्षा का अधिकार केवल चर्च के पास था, जिससे सीमित व्यक्ति ही उसका लाभ उठा पा रहे थे, उसको वहाँ से हटा लिया। और यह सारा का सारा अधिकार किसने ले लिया? सरकार ने ले लिया। और सरकार ने शिक्षा आम व्यक्ति के अधिकारों के अधीन कर दी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ हुआ। सरकार में सभी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हुए और आगे बढ़े, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हुआ। रूस में लेनिन की अध्यक्षता में साम्यवादी सरकार बनी। इस समय जार निकोलस की सरकार का हटना और रूस में लेनिन का साम्यवादी सरकार बनाना सबसे महत्वपूर्ण कदम था। और साम्यवादी सरकार बनते ही इसका जो अंतिम पक्ष है, रूस जो था पिछड़ा हुआ जो देश था, वह 8वां पक्ष जो है वह धीरे धीरे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से हो गया। और उसने अपने आर्थिक संसाधनों का बहुत अच्छे से विदोहन किया और धीरे धीरे प्रगति के पथ पर जाते हुए विश्व के अग्रणी देशों में चला गया। तो ये तो रूस के ऊपर मूलभूत प्रभाव पड़े जो कि रूस की क्रांति के कारण हुए। अब इसी के विश्व परिदृश्य में क्या प्रभाव पड़े, उनकी समीक्षा अपन करेंगे। उसमें पहला पॉइंट है विश्व पर रूस की इस क्रांति ने सभी पक्षों में क्रांति ला दी। देखिए, इंग्लैंड में भी क्रांति हुई, फ्रांस में भी क्रांति हुई, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में ही बदलाव हुए। लेकिन रूस एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आए और पूरी की पूरी क्रांति का प्रभाव रूस के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ा, जिससे कि रूस ने अपना चहुमुखी विकास किया। दूसरा है किसानों व श्रमिकों की सरकार बनने से संसार में इनका सम्मान बढ़ा। अभी तक जो स्थिति थी, श्रमिक और किसान को दीनहीन समझा जा रहा था, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं की जा रही थी, उसे सम्मान के साथ नहीं देखा जा रहा था। लेकिन अब रूस जैसे शक्तिशाली और बड़े देश में जब इनकी सरकार बनी तो इनका मान और सम्मान न केवल रूस में बल्कि पूरे विश्व के अंदर बढ़ा और इनकी शक्ति को समझा जाने लगा। इनकी देश में आम जो जन भूमिका थी उसको समझा जाने लगा और इनके सहयोग को पूरी तरीके से स्वीकार किया गया। तीसरा, चीन व वियतनाम में भी साम्यवादी रूस में जो श्रमिकों की सरकार बनी और उससे जो आमूलचूल परिवर्तन समाज के अंदर आया, उससे बहुत से देश प्रभावित हुए और उन देशों में भी साम्यवादी सरकारें बनी। उनमें से मुख्य देश थे चीन व वियतनाम, जो बड़े देश थे। इनमें भी इसी के पक्ष को देखते हुए साम्यवादी सरकारों का गठन हुआ। श्रमिक सर्वहारा वर्ग की सरकार वहां पर बनी। चौथा, पूंजीपतियों व मजदूर वर्ग में विश्व परिदृश्य में संघर्ष स्थापित हो गया। देखिए, पूंजीपति वर्ग जो था वह जहां पर भी रहा उसने धन का विदोहन किया और धन के विदोहन के साथ में ही उसके द्वारा धीरे धीरे जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे वह औद्योगिक क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो एकाधिकार स्थापित करने से क्या हुआ कि आम जन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह भी पूरी होनी मुश्किल हो गई। पूंजीपति जो था वह धीरे धीरे और धनवान होता चला गया और बाकी का वर्ग धीरे धीरे और निर्धन होता हुआ चला गया। यानी कि समाज में एक विरोधात्मक स्थिति बनती हुई चली गई, समाज में आर्थिक खाई बढ़ती हुई चली गई। तो इसके कारण जब यहाँ पर इस वर्ग का उदय हुआ, इनकी सरकार बनी, तो इसके कारण विश्व के और भी जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी श्रमिकों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया इन पूंजीपतियों का और वहाँ पर भी विरोध के कारण पूंजीपतियों की स्थितियाँ अब गिरावट में आने लगी। बहुत से देशों में साम्यवादी सरकारें धीरे धीरे स्थापित होने लगी। पांचवा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की नींव रखी गई और श्रमिकों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ बना। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वह तत्कालीन समय विश्व के ऊपर एक ऐसा मंच बनाया गया जिसमें जितने भी देश हैं वह अपनी भूमिका निभाएं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में विश्व परिदृश्य में जो भी स्थितियां परिवर्तित करना चाहते हैं उनकी अपनी बातें रखें। एक ऐसा संघ बना। खैर, वह संघ अपनी जितने भी मूलभूत उसने बातों को लेकर के बना था उनमें वह सफल नहीं रहा। लेकिन इस समय विश्व के अंदर जितने भी श्रमिकों की स्थितियां खराब थी, हालत खराब थी, उनके आर्थिक अधिकार नहीं थे, उनके सामाजिक अधिकार नहीं थे, उनके राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उन सभी के लिए एक संघ बना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के नाम से उसकी स्थापना हुई और उसके अंदर
जितने भी श्रमिक थे उनकी स्थितियां सुधारने के लिए प्रयास किए जाने लगे, नियम कायदे बनाए गए, उनके कार्य करने के घंटे निश्चित किए गए, उनकी श्रम का जो मापदंड था वह निश्चित किया गया, श्रम का मूल्य निश्चित किया गया, उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की गई और उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया कि श्रमिक के साथ में इस प्रकार का बर्ताव ही निश्चित रूप से किया जा सकेगा। तो वह सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पर हुई। अब छठा पॉइंट, अन्य सरकारों ने भी मूलभूत आवश्यकता की बात को स्वीकारा। अब विश्व परिदृश्य के अंदर जब इस प्रकार के परिवर्तन रूस में आए तो उसके कारण विश्व परिदृश्य में भी अन्य सरकारों के द्वारा भी श्रमिकों की महत्ता को, किसानों की महत्ता को स्वीकारा गया। सर्वहारा वर्ग को समाज का प्रमुख अंग माना गया और उनकी जो मूलभूत आवश्यकता थी, रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के जो 3 मूल मंत्र थे, उनकी आवश्यकताओं को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम इनकी मूलभूत आवश्यकताएं निश्चित रूप से आम जनता के लिए पूरी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस रूसी क्रांति का विश्व परिदृश्य में आया। नेक्स्ट व लास्ट जो इसमें माना जाता है, शिक्षा का कार्य चर्च से हटाकर सभी लोगों ने सीधे सरकार के अधीन ले लिया। देखिए, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी और उस शिक्षा का अधिकार अभी तक केवल चर्च के पास था। वह चाहे जिसको शिक्षा देती थी, चाहे जिसको उसके अधीन नहीं मानती थी। अब सरकार ने इसको वहाँ से हटा लिया और प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए अंगीकार कर लिया कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र से आगे बढ़ना चाहेगा, शिक्षा के जिन भी क्षेत्रों में कार्य करना चाहेगा, वह उसमें पूर्णतः सम्मिलित हो सकता है और सम्मिलित होने के बाद में वह अपने आप का डेवलपमेंट कर सकता है। जब ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई और अपन ने दोनों पक्षों में देखा कि रूस की क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा और विश्व परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा। जब ये दोनों परिदृश्यों पर प्रभाव स्थापित हुआ और उससे विश्व को एक नवीन व्यवस्था का आविर्भाव हुआ, नवीन व्यवस्था के अधीन विश्व आगे बढ़ने लगा और इस समय जो रूस था वह न केवल पिछड़ा देश रहा बल्कि अपने सभी इन सुधारों के माध्यम से, साम्यवादी सरकार के माध्यम से, अपने आर्थिक संसाधनों के स्रोतों को बढ़ाने के माध्यम से, अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के माध्यम से विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन गया और इसने विश्व को एक नई दिशा देने की कार्रवाई की और वह जो कार्रवाई हुई वह सबसे बड़ी इस रूसी क्रांति की देन के बाद ही हुई।